बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 414 मुलाहिदा फरमाएं। डॉक्टर मूंग ने एक हैरत अंगेज इंकिशाफ करते हुए बताया, इस गार से निकलने वाली ये वायु सुरंग है जो आगे बहुत आगे जाकर उन्हीं भूल भुलैयों से जा मिलती है जहाँ से मैंने दुश्मनों की लाशें ढूंढी हैं। इन भूल भुलैयों का ऐसा जाल फैला हुआ है जिसे समझना किसी लालची और मनफी ज़हन रखने वाले इंसान के बस का रोग नहीं है। फिर तो इस खजाने की हिफाजत की जरूरत मेरा वो सरगोशियाना जुमला अधूरा रह गया, क्योंकि उसी लम्हे जिमी फोंडा सुरंग से बाहर निकल आया। मैं अपनी बात नामुकम्मल छोड़कर उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। मैंने उसे जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। उसके कहकों के दौरानिये में मुझे मालूम हुआ था कि वो जिमी फोंडा है। मैंने डॉक्टर की तरफ इस्तफसारिया निगाह से देखा तो उसने गर्दन की खफीफ सी जुम्बिश से मेरे इस्तफसार का जवाब दे दिया। गोया उसने उस शख्स के जिमी फोंडा होने की तस्दीक कर दी थी। जिमी फोंडा एक कद्दावर और मजबूत अल बदन शख्स था। सर के बाल बड़े हुए और बेतरतीब, जेरे नाक बारी मूंछे। उसने एक हाथ में मशल और दूसरे हाथ में पिस्टल थाम रखा था। कदमों में लड़खड़ाहट और आंखों में एक अजीब सी मस्ती नजर आती थी। वो यकटक बुधा के तलाई ठोस मुजस्मे की तरफ देखता रहा, फिर चौंक कर बड़बड़ाया, यहाँ ये लाइट कैसी नजर आ रही है? उसकी बड़बड़ाहट मशल की रोशनी के बारे में थी। मैंने अपनी गन डॉक्टर मूंग को थमाई और उछलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। ये मेरा एक इज़रारी अमल था। जिमी फोंडा को देखकर मुझ पर इख्तियार नहीं रहा था। ये वही शख्स था जो मेरी साइल के बारे में जानता था। अगर जानता था तो मुझे भी बता सकता था। मैं उसकी जबान खुलवाकर साइल का पता निशान पा सकता था। डॉक्टर मूंग ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और ली जान के साथ अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा। अचानक एक इंसान को अपने सामने पाकर जिमी फोंडा चकरा कर रह गया। उसने आंखें मचमचाई और बिगड़े हुए लहजे में मेरी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, कौन हो तुम? अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई बादशाह सलामत किसी अकीर शख्स से बात कर रहा हो। वो थोड़ी देर पहले मस्ती में खुद को मुस्तकबिल का जहांगीर तो डिक्लेयर कर ही चुका था। जो शख्स खुद को किंग ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे उससे किसी भी रवैये की तवक्को की जा सकती है। मैंने उसके पिस्टल वाले हाथ पर निगाह रखते हुए कहा, मैं ड्रीम ब्रेकर हूँ, अमकाना ख्वाबों को चिकना चूर कर देता हूँ। जो लोग पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं मैं उनकी ऐसी कम तैसी कर देता हूँ, चाहे वो मुशी आइमन हो या उसका शीर ख्वार जिमी फोंडा। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंका और उसके साथ उसका पिस्टल वाला हाथ बड़ी सूरत से हरकत में आया। मैं अगर पहले से पिस्टल को निगाह में ना रखे होता तो यकीनन इस मौके पर मार खा जाता। जिमी फोंडा ने मुझे शूट करने की कोशिश की थी। कोशिश इन मानों में कि उसे इस अमल में कामयाबी हासिल ना हो सकी। मैं गोली चलने से पहले अपनी जगह छोड़ चुका था। उसके हाथ के जावी को ज़हन में रखते हुए मैंने एक हाई जंप लगाई और पलक झपकने में मैं उसके कंधों पर सवार था। मैंने वहां सिर्फ एक लम्हा क़याम किया और उसके पिस्तौल वाले हाथ पर एक जोरदार ठोकर मारते हुए पीछे को चला गया। मेरे पाँव की खतरनाक ठोकर ने उसके हाथ से पिस्तौल तो ना छुड़ाया, ताम इसी दौरान में वो ट्रैगर पर उंगली दबा चुका था। गार के मुहिब सन्नाटे में गोली चलने की मखसूस आवाज उभरी, लेकिन मैं महफूज रहा। पहली नाकामी के बाद वो खूनख्वार अंदाज में मेरी जानिब पलटा, लेकिन उसका पिस्टल वाला हाथ सीधा होने से पहले ही मैंने लात चला दी। जोरदार राउंड हाउस की उसकी कलाई पर लगी। इस मर्तबा वो गन पर गिरफ्त कायम ना रख सका। पिस्टल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसने सर को झटकते हुए होशो आवाज में आने की कोशिश की और मशल से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं उसे कोई मौका देने को तैयार ना था। जिमी फोंडा की मुनासिब से खातर तबादे बहुत जरूरी थी। मुझसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मालिश करवाने के बाद ही वो सोने के तिलिस्म से बाहर आ सकता था। जब तक उसकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल ना हो जाती उसकी जबान से काम की कोई बात नहीं उगरवाई जा सकती थी और मुझे उससे बहुत कुछ पूछना था। उसके मशल बरदार हाथ के अमले को मैंने अंदर आते हुए मिडल आउटर ब्लॉक किया, फिर उसके सीने पर अपनी खुली हथेली का एक स्ट्रेट पुश दे दिया। इस पुश में बेपनाह कुव्वत छुपी हुई थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ 4 फुट पीछे चला गया। मैंने उसी वक्त एक लंबा स्टेप लेकर साइड किक दे मारी। मेरे पाँव की धुआंधार ठोकर उसकी पसलियों में लगी और वो मशल समेत पीछे को उलट गया। मैं इत्मीनान से कदम उठाते उसके सर पर पहुंच गया और उसे एक अनहोनी में गिरफ्तार पाया। अगर पीछे को उलटते हुए उसके हाथ से मशल निकल जाती तो ये उसके हक में बेहतर होता। ऐसा नहीं हुआ था। चुनाचे मशल के शोलों ने लिबास से बगल गिर होकर जिमी फोंडा को एक मुसीबत में डाल दिया। उसका लिबास आग पकड़ चुका था। वो मशल को एक जानिब फेंकते हुए खुद को थपड़ा रहा था। ये इजरारी कोशिश दरअसल आग बुझाने के लिए थी। वो मुझे भूलकर खुद को बचाने की फिक्र में लग गया था। अचानक कोई अवतार टूट पड़े तो इंसान अपने बारे में पहले सोचता है, मगर मैं उसे भूल नहीं सकता था। अब मेरे दिलो दिमाग के गुस्से ने उसे झुलसने के लिए छोड़ दिया। इस तरह कम से कम वो मुकम्मल होशो आवाज में तो आ जाता। आधे मिनट की तगदो के बाद वो अपने लिबास में लगी आग बुझाने में कामयाब हुआ। इस कोशिश के दौरान में उसके सर के बाल भी अच्छे खासे झुलस गए थे। बेतरतीब बड़ी हुई कोई झाड़ी हो या सर के बाल हो, कोई भी बिन बुलाई मुसीबत ला सकते हैं। वो एक झटके से उठकर बैठा, फिर अगले हीले में खड़े होते हुए मेरी जानिब दीदे फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब उसकी हालत काफी हद तक संभल चुकी थी। वो नशे और मस्ती वाली कैफियत से निकल आया था। वो आंखें खोल बीच कर थोड़ी देर तक मुझे पहचानने की कोशिश करता रहा, फिर लरजती हुई आवाज में बोला, फैतान तुम यहाँ? वो हमारी पहली मुलाकात थी। जिंदगी में मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था।
मुझे यकीन था उसने भी नहीं देखा होगा। मुझ से शनासाई निकल आने का सबब यही हो सकता था कि उसे मेरी तस्वीर दिखाई गई होगी। मैं इस वक्त अपनी असली शक्ल और सूरत में था। मैंने उसकी हैरत में गिरा लगाते हुए तंजिया लहजे में कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना पता नहीं अपनी शिनाख्त कराने के लिए मुझे तुम्हें कौन से जहन्नुम में फेंकना पड़ता। यह थोड़ा सा जुलसना काम दिखा गया। अब शराफत से ये भी बता दो मेरी साहिल कहाँ है? साहिल? कौन साहिल? वो मुझ पर निगाह जमाते हुए बोला। मैंने कहा, अगर तुम मुझे देखकर पहचान गए हो तो यकीनन बेरी और साहिल वाली कहानी से भी वाकिफ होगे, लिहाजा अनजाने पन की अदाकारी काम नहीं आएगी। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने आज शाम हाईवे वाली बस्ती से अगवा किया था और वहाँ के एक घर में आबाद 3 मासूम अफराद को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। मैंने दरवाजे की कुंडी में अटका हुआ तुम्हारा पैगाम नुमा इकरार जुर्म पढ़ लिया है। ना सिर्फ पढ़ लिया बल्कि उसे मुतलका शख्स यानी डॉक्टर मोंग रिफोशे को भी पढ़वा दिया है। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं किस साहिल की बात कर रहा हूँ। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे मुस्तफसर हुआ। मगर तुम तो अमेरिका में थे। हाँ, कभी मैं अमेरिका में था, अब यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैंने सफाकी से कहा। और 15 सेकंड के अंदर अगर तुमने मुझे साहिल के बारे में ना बताया तो हो सकता है मैं तुम्हारी कब्र पर यह कुतबा नस्ब करवाता हुआ पाया जाऊं। ये खारिज ज़दा कुत्ते की कब्र है। यहाँ आने वालों को मुतनब्बे किया जाता है कि वो इस कब्र के पास से गुजरते हुए कुछ फासला बरकरार रखें, वरना कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने अपनी बात पूरी की, उधर उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद से मुझे अंदाजा हुआ वो भी मार्शल आर्ट से वाकफियत रखता है। पहले वो किसी तलिस्मी कैफियत के तहत हाथ पांव चलाता आया था, अब बाकायदा होशो हवास में वो मुझ पर हमलावर हुआ था। उसने हवा में उड़ते हुए मुझे फ्रंट फ्लाइंग किक मारी। मैं 2 कदम पीछे को हटा और उसकी किक को ब्लॉक करते हुए एक साइड में निकल गया। वो तेजी से पलटा और मुझे फ्रंट जरक किक मारने की कोशिश की। मैंने एकदम नीचे बैठते हुए बैक स्वीप चला दी। मेरी पिंडली की झटकेदार ज़रब ने उसके कदम उखाड़ दिए और वो पुश्त के बल गार के पथरीले फर्श पर जा गिरा। पुश्त के बल गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान तशरीफ को पहुंचता है। वो भी जिस्म के मज़कूरा हिस्से को सहलाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसी वक्त 3 का कम्बिनेशन बनाया। मेरी लेफ्ट राउंड हाउस तेजी से चली, वो थोड़ा पीछे हटा तो मैंने राइट राउंड हाउस घुमा दी और उसकी तकमील के साथ ही बड़ी सूरत से व्हील किक मार दी। मेरी दोनों राउंड हाउस किक से तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा, मगर व्हील किक ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया। मेरे पाँव की एड़ी ने उसकी खोपड़ी बजा कर रख दी थी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए लड़खड़ाते कदमों से पीछे को गया तो मैंने फाइनल टच लगाते हुए अपने कदमों पर उछलकर एक भरपूर साइड फ्लाइंग किक भी लगा दी। जिमी फूंडा डगमगाया और फिर लुढ़कते हुए दूर तक चला गया। उसके लुढ़काव का इख्तिताम उस तरफ हुआ जिधर दीवार में हमारे वाली मशल टंगी थी। उसके उठने से पहले ही मैं उसके सर पर पहुंच गया। वो चारों खाने चित पड़ा था। मैं उसके सीने पर पाँव रखते हुए गुर्रा कर बोला, मैं साहिल के बारे में तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, क्या तुम ये सुनहरी मौका गंवा कर मौत को गले लगाने का फैसला कर चुके हो? एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे सवाल का जवाब देने का इरादा रखता हो, लेकिन ये उसकी तरफ से एक तासरी धोखा था। अगली लम्हे उसने जो हरकत की वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जेब नहीं देती। जिमी फोंडा ने दोनों हाथों से मेरे बूट को थामा और गर्दन उठाकर मेरी पिंडली पर काटने की कोशिश की। ये बहुत ही घटिया और नीच अमल था। वो एक घटिया आर्टिस्ट साबित हो रहा था, लिहाजा मैंने उसे इस हरकत की फौरी सजा दी। मेरा आजाद पांव बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसकी एक जालिम ठोकर जिमी फोंडा की ठोड़ी पर लगी। उसके अलग से एक दर्दनाक चीख बरामद हुई और वो मेरे पाबंद पाँव को आजाद करने पर मजबूर हो गया। मैंने उसके सीने पर से पाँव का पुश लिया और बैग से मरसाट लगाते हुए 4 फुट दूर चला गया। जिमी फूंडा उठकर खड़ा हुआ तो उसके दोनों हाथों ने चेहरे को ढांप रखा था। मैं तवक्को कर रहा था वो दोबारा ज्यादा खूनख्वार अंदाज में मुझ पर हमलावर होगा, लेकिन कम ज़रफ़ इंसान हमेशा कमीनी हरकत ही करता है। उसने अपने चेहरे पर से हाथ हटाए और गार के उस हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी जिधर वहां से बाहर निकलने का रास्ता वाक़ था। उसने वाज़ेह तौर पर फरार होने की कोशिश की थी। अगर मैं इस कोशिश को कामयाब होने देता तो मेरा नाम वहीदान नहीं था। मैंने लपक कर उसके ताक़ुब में दौड़ लगाई और 10 फुट आगे जाकर उसे पार गया। वो इस वक्त गार से बाहर पहुंचाने वाले तंग से जीने के करीब पहुंच चुका था। मैंने हवा में परवाज करते हुए उसकी पुश्त पर एक फ्रंट फ्लाइंग पुश किक जड़ दी। वो उस झटके से संभल ना पाया और मुंह के बल पथरीले फर्श पर जा गिरा। मैं उसके करीब खड़े होकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। तब इस मर्तबा मैंने इतना फासला बरकरार रखा कि वो कोई ऐसी वैसी ओछी हरकत ना कर सके। चंद लम्हात के बाद वो घुटनों के बल उठकर बैठ गया। इस वक्त मेरी निगाह उसके चेहरे पर गई और मैं चौंक उठा। जिमी फूंडा का चेहरा लहू लुहान था। पता नहीं ये संगी फैज से मुंह के बल टकराने का नतीजा था या मेरे पाँव की घुसीली ठोकर ने उसके चेहरे और मुंह से लहू छुड़ा दिया था। मैंने अपने वजनी बूट से उसकी ठोड़ी पर जो ठोकर बरसाई थी वो दांतों और जबान को शदीद नुकसान पहुंचाने के बाद नाक मुंह से खून जारी करने के लिए भी मुफीद थी। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और खून ख्वार नजर में मुझे तोलने लगा। कार के इस हिस्से में रोशनी नाकाफी मिकदार में पहुंच रही थी, लिहाजा खून आलूद घायल चेहरा बड़ा भयानक मंजर पेश करने लगा। कोई राह फरार ना पाकर उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। खून भरे चेहरे ने उस वहशत में 8 चांद लगा दिए, मगर जिमी फूंडा के हालात में कोई रोशनी पैदा ना हो सकी।
मैं इस वक्त जिमी और जीने के दरमियान खड़ा था। जीने तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे रास्ते से हटाना जरूरी था। डॉक्टर मूंग और ली यान ने एक मुकम्मल चुप साध ली थी। यूं महसूस होता था जैसे वो सांस भी ना ले रहे हों। जिमी अभी तक उनकी गार में मौजूदगी से आगाह नहीं हुआ था। वो यही समझ रहा था इस वक्त हम दोनों ही वहां मौजूद हैं। जब से उसका मुझ से सामना हुआ था मैंने उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं दी थी। वो किसी और तरफ ध्यान भी कैसे देता। फिर लियान और डॉक्टर मूंग ऐसे जाविये पर खड़े थे कि उनकी तरफ नजर मुश्किल जाती। जिमी फूंडा चल नमाता गुस्से, हैरत और नफरत के मिले जुले तासरात से मेरी तरफ देखता रहा। फिर ना जाने मानने ना पाए रफ्तन की हकीकत को समझते हुए वो बड़े बेढंगे अंदाज में मुझ पर हमलावर हो गया। वो दोनों हाथों से मुझे दबोचने के लिए फ्री लांस आगे बढ़ा। मैंने रद्द अमल के तौर पर उसे झुकाई दी और एक साइड में निकलते हुए अपना दायां घुटना उसके पेट में रसीद कर दिया। ये एक तिरछी और भरपूर ज़रब थी। वो दोनों हाथों से पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। मैं फाइटिंग स्टेप मुकम्मल करने के बाद उसके अकब में पहुंच गया। हमारे दरमियान बमुश्किल 2.5 फुट का फासला हायल था। मैंने अपने कदमों पर खड़े खड़े उसे एक भरपूर रेयर बैक किक टिका दी। वो पेट को थामे मुझसे मिलने वाले सदमे को एंजॉय करने में गर्क था। रेयर किक के झटके ने उसका तवादुन बिगाड़ दिया। वो रुकू के बल झुके झुके कई कदम आगे निकल गया। मैंने उसका ताकुब किया और लॉन्ग स्टेप वाली एक धुआंधार साइड किक उसकी तशरीफ पर जड़ दी। उसकी रफ्तार में कई गुना इजाफा हो गया और वो तोप में से निकले हुए किसी गोले के मानिंद सामने वाली पथरीली दीवार की समत परवाज कर गया। अगली लम्हे वो मज़कूरा दीवार से टकराया और दब की आवाज पैदा करते हुए संगी फर्श पर ऊंधा हो गया। दीवार से होने वाला टकराव बहुत शदीद था। इस तदादुम के नतीजे में उसके चेहरे और सर को ज्यादा नुकसान पहुंचता। वो फर्श पर गिरा तो फिर उठ ना सका। उसका जिस्म ओले ओले थिरक रहा था। वो जिंदा था मगर अपनी मदद आपके तहत उठने के काबिल नहीं रहा था। जमीन पर बेबस पड़े देखकर मैं उसकी मदद को लपका। आखिर को ये मेरा फर्ज था। उसी वक्त डॉक्टर मूंग मशल लेकर हमारे करीब पहुंच गया। गन को उसने लियान के हवाले किया। मैंने मशल की रोशनी में जिमी को सीधा किया। वो बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में जिंदा था और उस पर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं था। बस फिल वक्त उठने बैठने के काबिल नहीं था। लियान और डॉक्टर मूंग को अपने करीब खड़े देखकर वो और भी घबरा गया। अभी तक वो यही समझ रहा था उसे सिर्फ मुझसे ही निमटना होगा। वैसे एक बात है, लियान और मूंग को देखकर उसकी आंखों में शनासाई की चमक पैदा नहीं हुई थी। इसका यही मतलब था वो उन्हें पहचानता नहीं था। लियान उसके लिए अजनबी थी और डॉक्टर मूंग मेकअप के बगैर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके सीने पर सवार हो गया और उसके जख्मी चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, कुछ याद आया या तुम्हारी यादाश्त को मजीद धोना पड़ेगा? मैं तुमसे साहिल के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर मूंग के इशारे पर लियान ने 7 mm का रुख जिमी फोंडा की जानिब फेरते हुए उसकी खतरनाक नाल को उसकी खोपड़ी से लगा दिया। जिमी की आंखों में मौत के साए लहराने लगे। वो परेशान नजर से बारी बारी हम तीनों को देखने लगा। उसने लियान और डॉक्टर मूंग को मेरा साथी समझा था। मैंने सफाकी से कहा, जिमी फोंडा तुम्हारा खेल बिगड़ चुका है। इससे पहले कि तुम्हारी किस्मत बिगड़ जाए मुझे साहिल के बारे में बता दो। सच बोलकर तुम अपने लिए कुछ आसानियां हासिल कर सकते हो। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो जबान खोलना उसकी मजबूरी बन गई। मुफादपरस्त लोगों के लिए सबसे अहम उनकी अपनी जिंदगी होती है। वो जिंदा रहने के लिए हर किस्म की सौदेबाजी पर तैयार हो जाते हैं। उसके घायल लब थर थराए। वो लड़की यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है? मैं गुर्राया। तुम हाईवे वाली बस से उसे अगवा करके अपने साथ इधर ही लाए थे। झूठ बोलोगे तो तुम्हारी सांसें घटकर सिफर के बराबर हो जाएंगी। लगता है तुम्हें जिंदगी की जरूरत नहीं रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो गिगयाया। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी साथी को लेकर यहाँ नहीं आया। अगर यहाँ नहीं लेकर आए तो फिर उसे तुमने कहाँ पहुँचाया है? मैंने उसे जोगिंदर पाल के खुफिया ठिकाने पर पहुँचा दिया था। जोगिंदर पाल? मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक जोगिंदर पाल यहाँ खटमंडू में तुम्हें हर किस्म का कवर दे रहा है। साहिल का ताल्लुक सरासर तुम लोगों के मिशन से है। फिर तुमने उसे जोगिंदर पाल के किसी खुफिया ठिकाने पर क्यों पहुँचा दिया? जोगिंदर को साहिल से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। मुझे जो हुक्म मिला मैंने उसकी तामील कर दी। मुझे साहिल को उस इबादतगाह की तरफ ले जाने की बजाय जोगिंदर के ठिकाने पर पहुंचाने की हिदायत दी गई थी। अच्छा, तो यहाँ तुमसे ऊपर भी कोई हिदायत देने वाला बैठा हुआ है। उसकी आंखों में मुझे एक लम्हे को तामिल झलकता नजर आया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर ऐसे तासरात भी नमूदार हुए जैसे उसे इस राज़े अफशाई की गलती का संगीन एहसास हो गया हो। मैंने सर्द लहजे में कहा, यह मत समझना कि तुम मुझे कोई चक्कर देकर बच निकलोगे। रब्बी की नज़र में सुरखरू होने के लिए तुम्हारे पास कोई मौका बाकी नहीं बचा। तुम इतना आगे निकल आए हो कि वापसी की राह निगाह से ओझल हो गई है। तुम मेरे साथ ताउन करके ही अपने लिए कुछ आसानियाँ हासिल कर सकती हो। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, बताओ तुमने किस शख्स की हिदायत पर साहिल को जोगिंदर पाल के ठिकाने पर पहुंचाया है? ये तो मुझे अंदाजा हो गया, ऐसा हुक्म देने वाला जोगिंदर पाल नहीं हो सकता। उस शख्स का नाम डेन हार्वे है। वो कमजोर सी आवाज में इंकशाफ करते हुए बोला। वो आज सुबह इसराइल से यहाँ पहुंचा है। डेन हार्वे जोगिंदर पाल के उस ठिकाने पर ठहरा हुआ है। हार्वे अगर इसराइल से आया है तो यकीनन उसे मोशे हाइमन ने भेजा होगा। मैंने नफरत अमेज लहजे में कहा।
उसने मेरी साहिल को अपने पास बुलाने का हुक्म क्यों दिया था? मैं नहीं जानता, वो सहमी नजर से मुझे देखते हुए बोला। मैंने संगीन लहजे में कहा, तुमने साहिल को जोगिंदर पाल के जिस ठिकाने पर पहुंचाया है उसका एड्रेस बताओ। उसने मुझे एक आलीशान बंगले का एड्रेस और लोकेशन बताने के बाद कहा, यह पोश रिहायशी इलाका इसराइली एम्बेसी के पिछवाड़े पर वाक़ है। यह इलाका मेरा देखा भाला था, ताम वहाँ के किसी बंगले में जाने का मुझे इत्तफाक नहीं हुआ था। काठमांडू के उस हिस्से में ज्यादातर मुल्कों के सिफारत खाने मौजूद हैं। इसराइली एम्बेसी दरअसल बेल्जियम कौंसलेट, इटालियन एम्बेसी और फ्रेंच एम्बेसी के दरमियान वाक़ है। मैंने जिमी फोंडा को जिंदगी के दुखों से निजात दिलाने से पहले एक अहम सवाल किया, तुम लोग इबादतगाह के तय खाने में कैसे दाखिल हुए हो? यहाँ तक तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साहिल ही ला सकती थी और तुम उसे हार्वे के पास छोड़ आए हो। मैंने तुम्हारी साथी को लगभग 9 बजे रात जोगिंदर पाल के बंगले पर पहुंचाया था। मुझे 1 घंटे बाद दोबारा तलब कर लिया गया। 10 बजे मुझे नई हिदायत के साथ इबादतगाह पर चढ़ाई के लिए रवाना कर दिया गया। इस तहखाने में दाखिले का तरीकाकार भी मुझे हार्वे ही ने बताया था। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। हार्वे कोई बहुत ऊंची शहर साबित हो रहा था। यकीनन तहखाने में दाखिले का राज उसने साहिल के ज़हन से निकाला था। ये सोचना तो सरासर हमाकत होती कि हार्वे रब्बी से भी ऊपर का कोई आदमी होगा। बहरहाल ये बात तय थी कि रब्बी ही ने उसे इसराइल से यहाँ भेजा था। इस मामले की इंक्वायरी तो हार्वे से मुलाकात के बाद ही हो सकती थी। मैंने डॉक्टर मूंग का एक मखसूस इशारा पाकर जिमी फोंडा से आखिरी सवाल किया, तुम्हें यह कैसे पता चला कि साहिल को हाईवे वाली बस्ती में शाका के घर के अंदर रखा गया था? ये इतलात भी जोगिंदर पाल के उसी खुफिया बंगले से मिली थी, यानी हार्वे से। उसकी आंखों में इस बाती तासर उभरा। मैंने सवालिया नजर से डॉक्टर मूंग को देखा। उसने तायदी अंदाज में गर्दन को मखसूस जुम्बश थी। मैं जिमी फोंडा की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ तक पहुंचने वाले तुम्हारे तमाम साथी खत्म हो चुके हैं? उसने परेशान नजर से मुझे देखा और सरासीमा आवाज में बोला, मैं सिर्फ इन 3 की मौत से आगाह हूँ जो इधर तंग सी सुरंग में पड़े हैं, और तुम मस्ती की कैफियत में उनके कत्ल का इकरार कर चुके हो। मैंने संगीन लहजे में कहा, और इसी मस्ती में तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स बनने का ख्वाब भी देख रहे थे। हत्ता कि इस वक्त तो तुम अपने रब्बी मुरब्बी को भी खातर में नहीं ला रहे थे। उसकी आंखों में मौजूद वहशत कई गुना बढ़ गई। मैंने कहा, बहरहाल अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे तमाम साथी लुकमे अजल बन गए। तुम्हें भी जहन्नुम का ईंधन बनना है। यही इस इबादतगाह का दस्तूर है और यही इस तहखाने की तारीख है। कोई भी गैर मुतल्लक शख्स यहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, और जो बदकिस्मती से इन खदानों को देखने का गुनाहगार हो जाता है बड़ी संगीन मौत मरता है। मगर वो अखलाया, तुमने मुझे आसानियां फराहम करने का वादा किया था। मैं हद शिकन नहीं हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दोनों हाथ उसकी गर्दन की जानिब बढ़ा दिए। ये क्या कर रहे हो? वो तड़प उठा। जिमी, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, मैंने पिचकारने वाले अंदाज में कहा। मैं अपनी इन खातों से तुम्हें दायमी आसानियां फराहम कर रहा हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, बस एक हल्का सा झटका। मैंने उसकी गर्दन को अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में जकड़ दिया और कहा, इस झटके के बाद तुम्हें जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात से निजात मिल जाएगी, ये लो। उसके साथ ही मेरे हाथों ने मखसूस अंदाज में मिकान की हरकत की और उस पुरहियत गार में जिमी की गर्दन का मनका टूटने की आवाज पैदा हुई। उसकी गर्दन ढुलक गई। मैं उठकर खड़ा हुआ। फिर हम तीनों तंग सी सुरंग की जानिब बढ़ गए। वो 3 लाशें दरियाफ्त करने में हमें कोई दिक्कत ना हुई। उनके करीब ही 3 गंज भी पड़ी हुई मिल गई। हमने उनको घसीटकर सुरंग से बाहर निकाला तो एक हैरत अंगेज इंकिशाफ ये भी हुआ कि उन लोगों की जेबें सोने की डलियों से भरी हुई थी। सोने के अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरे को देखकर वाकई उनके दिमाग उलट गए थे, और उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाला जिमी फोंडा भी दुनिया का बादशाह बनने के ख्वाब देखते देखते अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। लालच और हवस ने इन तमाम लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए थे। मैंने कुछ अर्सा पहले मादी की एक यादगार फिल्म मेघनाज गोल्ड देखी थी, जिसमें चंद अफराद सोने की तलाश में सरगर्दा होते हैं और बिलाकर वो सोने के ज़खायर तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन नतीजा वही सामने आता है जो इस इबादतगाह के तय खाने में जाहिर हुआ था। यहाँ भी आज रात मेघनाज गोल्ड जैसी कहानी ही दोहराई गई थी। डॉक्टर मूंग के नज़दीक इबादतगाह का तकद्दुस बहुत अहम था, लिहाजा हम सब ने कोशिश करके इस इबादतगाह के अंदर बाहर और तय खाने में मौजूद तमाम लाशों को इबादतगाह से बाहर एक चट्टान के नज़दीक ढेर कर दिया। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा गया कि अपने 6 बंदों की लाशों को उनसे अलग कर दिया गया। मैं नहीं जानता था डॉक्टर मूंग ने अपने जहन में क्या मंसूबा पाल रखा है। ताम ये बात यकीनी थी कि दुश्मनों की लाशों को ठिकाने लगाने और अपनों की लाशों को संभालने के बारे में उसने यकीनन कुछ सोच रखा होगा। उन 6 अफराद में 4 पुलिस वालों की लाशें भी थी। किसी न किसी किस्म की कार्रवाई तो बहुत जरूरी थी। हम तहखाने के तमाम तर रास्तों को बंद करके इबादतगाह के बालाई हिस्से में आ गए। उस वक्त तक सफेद शहर नमूदार हो चुका था और हर गुजरते लम्हे के साथ उजाले में इजाफा हो रहा था। मैंने डॉक्टर के अंदाज में खास किस्म का इज़रार महसूस किया। यूं लगता था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। हमारे दरमियान इस खूंच का वाक़े पर मुख्तसर बात हुई। फिर मैंने बड़े वादे अल्फाज में कहा, डॉक्टर
अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें साहिल की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट और रुक जाओ फिर चलते हैं। उसने एक मरतबा फिर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मैंने पूछा, तुम्हें किसी का इंतजार है? हाँ। उसने बदसूर बाहर देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने मारामारी के दौरान में मौका मिलते ही शिवा को फोन किया था। उस वक्त तक मुझे अपने आदमियों की खलाकत का इल्म हो गया था। मैंने वहां से मजीद कमक मंगवाई है। मुझे उन्हीं लोगों के पहुंचने का इंतजार है। इस इबादतगाह को यूं ही बेआसरा और बेसहारा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, लेकिन मैंने उसके इज़हार पर खत्तल इम्कान काबू रखते हुए कहा, मेरा ये ख्याल और ये ख्याल तजर्बे की कसवटी से गुजरने के बाद यकीन में बदल चुका है कि इस इबादतगाह को दरहकीकत किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके तहखाने का तलीसम या इस दौर का दिलाई लामा या तुम्हारा लाड बुदा या मेरा खुदा, तुम कुछ भी कह लो, मगर इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि यहाँ की हिफाजत किसी खुदकार निज़ाम के तहत हो रही है। मादी में भी ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे जब कुछ लोगों ने इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की और कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे गए। और अभी थोड़ी देर पहले पेश आने वाले वाक़यात तो मेरे ख्याल का मुकम्मल सबूत हैं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, चाहे जैसे भी मालूम किया हो, लेकिन हमारे दुश्मनों को इबादतगाह के तहखाने तक रसाई का तरीका हाथ लग गया था। इस तरीके पर अमल करते वो अजीमुशान खजाने तक पहुंच भी गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। वो सब के सब इबरतनाक मौत से दो चार हो गए। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये खजाइन मनफी ज़हनियत रखने वालों के लिए है ही नहीं। लिहाजा इस सिलसिले में तुम्हें ख्वाह मुख्वाह परेशान होने की जरूरत नहीं। ये खजाना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। तुम क्या कहते हो? मैंने अपनी बात को एक गंभीर सवाल पर इख्तिताम दिया तो डॉक्टर मूंग ज़ेरे लब मुस्कुराया और नहाए ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन फ़राइज़ की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है। उसने आखिरी जुमला बड़े मानी खेज और उलझे हुए अंदाज में अदा किया। तो मैं पूछे बिना ना रह सका, तुम किस फ़र्ज की बात कर रहे हो? फ़र्ज करो एक मरीज किसी ऐसे मर्ज के फाइनल स्टेज में है जिसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं, हत्ता कि उसकी मौत और उसकी ज़िंदगी के दरमियानी फासले को भी नापा जा चुका है। हम जानते हैं कि वो चंद दिनों या चंद हफ्तों का मेहमान है, तो क्या ऐसी सूरत में हम उसके इलाज से हाथ खींच लेंगे? कतई नहीं। हमारा ये रवैया सरासर गैर इंसानी होगा। वो अपनी धुन में बोलता चला गया। फर्ज करो कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़हीन और काबिल है, उसके साथ साथ को मालूम है कि अगर मुश्किल से मुश्किल तर इम्तिहान में भी बिठा दिया जाए तो वो पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि इम्तिहान लिए बगैर ही उसे डिग्री दे दी जाए, सिर्फ ये सोच कर कि ये तो उसका हक बनता है? डिग्री तो उसे उस वक्त मिलेगी जब वो इम्तिहान में बैठकर अपनी लियाकत को साबित कर देगा। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, बस तो साबित ये हुआ कि हर काम के कुछ तकाजे होते हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, यकीनी मौत के करीब खड़े मरीज का इलाज कराना, काबिल तरीन स्टूडेंट का भी इम्तिहान लेकर उसे सर्टिफिकेट जारी करना और किसी तय खाने में पोशीदा राज की हिफाजत करना अपनी अपनी नोयत के ऐसे तकाजे हैं जो फ़राइज़ की हैसियत रखते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पर जो फ़र्ज आयद होता हो उसे उस फ़र्ज को ज़रूर अदा करना चाहिए। डॉक्टर की बात खत्म हुई ही थी कि इबादतगाह के बाहर हैवी इंजन वाली गाड़ियों के मखसूस शोर सुनाई देने लगे। डॉक्टर मूंग ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर लगता है तुम्हारी तलब की हुई कमक आ गई है। वो उठा और तेज कदमों से चलते हुए उस खिड़की के पास चला गया जहाँ से दूर तक वो सीधा रास्ता दिखाई देता था जो बस्ती से इस इबादतगाह तक आता था। एक लम्हे बाद ही वो खिड़की के पास से वापस लौट आया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश पाई जाती थी। मैंने सवाल किया, क्या हुआ डॉक्टर? इस तरफ कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं भी उलझ कर रह गया। गाड़ियों की आवाज़ तो हमने सुनी है और अब भी सुन रहे हैं। मैंने अचानक जुमला अधूरा छोड़कर गाड़ियों के बेदार इंजनों की आवाज़ पर तवज्जो मरकूज कर दी और उसी लम्हे यह हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि वो आवाज़ इबादतगाह के अकब से आ रही थी। पलक झपकने में डॉक्टर भी इस हकीकत तक रसाई हासिल कर चुका था। वो सरसराती आवाज़ में बोला, कोई गड़बड़ होगी या वैदान? उस तरफ तो हमारी जीप भी खड़ी है। उसके आखिरी जुमले ने मुझे बता दिया कि वो भी इंजनों की आवाज़ की दुरुस्त समत को भांप चुका था। मैंने पूछा, क्या कमक को इस तरफ से आना था? नहीं, मैंने यहाँ की सूरत को तसल्ली बख्श पाकर शिवा को हिदायत की थी कि वो इबादतगाह के सामने वाले हिस्से से आए, लेकिन ये तो मुझे कोई दूसरा ही मामला नजर आ रहा है। उसने कहा, चलो इस मामले को भी देख लेते हैं। मैंने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। उसी लम्हे इबादतगाह के अकब में एक समाज शिकन धमाका हुआ। इस धमाके ने इबादतगाह के दरो दीवार को भी गोया हिला कर रख दिया। यूं महसूस होता था जैसे करीबी कोई ताकतवर बम फटा हो। हम अपने कदमों पर खड़े ना रह सके। डॉक्टर ने एक जानिब जस लगाई, मैं दूसरी तरफ गिरा। लियान मेरे पहलू में जमीन पर पड़ी थी। इबादतगाह की दीवारों और छत में से छोटे छोटे पत्थर टूटकर हमारे ऊपर गिर रहे थे। हम अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि उसी लम्हे एक और खौफनाक धमाके की आवाज़ ने फजा में तहलका डाल दिया। यह धमाका पहले से भी ज्यादा शदीद और हलाकत खेज था। यूं महसूस होता था जैसे क़यामत का दिन तुलू हो चुका हो। इस धमाके ने लियान को बुरी तरह बौखला दिया। वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। उसकी गिरफ्त से लगता था वो जैसे सदियों से यहीं पैवुस हो। पता नहीं कौन सी क़यामत बर्पा होने जा रही थी।